जय हिंद दोस्तों। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वायरस को, क्योंकि वर्तमान में देख रहे हो आप कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन आना लाजमी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि वायरस ये होते क्या हैं, किस तरीके से कार्य करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कि जो विषाणु है जीवित और मृत कोशिकाओं के बीच की एक कड़ी है। इसका मतलब क्या है, अगर शरीर के अंदर वायरस जाएगा, यानी कि वायरस किसी जीवित कोशिका के अंतर्गत जाएगा तो वो जिंदा रहेगा, और मान लीजिए शरीर के बाहर रहता है तो वो मरा हुआ है। सीधा सा इसका मतलब ये हुआ कि शरीर के अंदर जाते ही ये अपना जनन करना स्टार्ट कर देता है। जनन का मतलब क्या हुआ कि ये अपनी कॉपियाँ बनाने लगता है, डबलिंग करने लगता है। जैसे वर्तमान में आप कोरोना वायरस को देख रहे हो कि आए दिन न्यूज में आता है कि किस तरीके से डबलिंग करता है, वो अपनी स्पाइक्स के द्वारा डबलिंग कर रहा है। तो वही जो वायरस का जनन होता है। अगर इसके हम बनावट की बात करें तो यह एक अति सूक्ष्म परजीवी क्यों, क्योंकि अपने आप कुछ नहीं कर पाता, ये किसी शरीर में जाएगा तभी जो है ये अपना जनन कर पा रहा है या कुछ इसको मिल रहा है। परजीवी अकोशिकीय प्रोटीन कण है। ये चीज़ आपको यहाँ से याद रखनी है कि जो वायरस है वो कण कैसा है, वो प्रोटीन का बना होता है। साथ में जीवित परपोषी के अंदर रहकर अपना जनन करता है। जैसा मैंने आपको बताया कि किसी शरीर में घुसता है अगर, तभी इसकी अपनी जो है डबलिंग कर पाता है, नहीं तो ये इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर हम वायरस के अध्ययन की बात करें तो वायरोलॉजी कहलाता है, और जो इसकी खोज हुई थी वो इवानोवस्की के द्वारा 1892 में की गई थी। और ये इवानोवस्की कर क्या रहे थे, तंबाकू का एक रोग होता है मोजेक रोग, उस रोग का कारण ढूंढ रहे थे कि भाई ये जो तंबाकू की पत्तियों में जो मोजेक रोग है वो होता कैसे है। और इसी को कारण खोजते खोजते उनको ये इस तरीके की संरचना दिख गई और उन्होंने ही उसको नाम क्या दे दिया, वायरस दे दिया। लेकिन लुई पास्चर, जिन्होंने पास्चराइजेशन की खोज की थी, उन्होंने बीजनिंग के साथ मिल करके इसको क्या कह दिया, जीवित तरल संक्रामक बोल दिया। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। इसकी खोज किसने की, इवानोवस्की ने की थी 1892 में, और साथ में लुई पास्चर और बीजनिंग ने मिल करके इसको नाम क्या दे दिया, इसको नाम दिया जीवित तरल संक्रामक। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी संरचना की। अब देखिए, जैसा मैंने अभी बताया आपको, ये प्रोटीन का कण होता है। ठीक है, पूर्ण रूप से प्रोटीन का कण है ये। साथ में न्यूक्लिक अम्ल से घिरे होते हैं ये। न्यूक्लिक अम्ल, उसमें आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी आपको आगे बताएंगे हम कि डीएनए किस में पाया जाता है और आरएनए किस में पाया जाता है। इसका जो बाहरी आवरण होता है, या उसको हम कैप्सिड बोलते हैं। कैप्सिड कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो वायरस का बाहरी आवरण है उसको क्या बोलेंगे, तो आपको याद रखना है वो क्या होता है, कैप्सिड। और कैप्सिड में बहुत सी प्रोटीन की इकाइयाँ होती हैं जिन्हें कैप्सोमेरे बोला जाता है। तो ये पूरी लाइन आपको याद रखनी है कि वायरस का बाहरी आवरण कैप्सिड, और उसमें कई सारी प्रोटीन्स पाई जाती हैं, और उन प्रोटीन्स को क्या बोला जाता है, कैप्सोमेरे बोला जाता है। इसकी जो पूरी संरचना है, जो पूरा का पूरा कण है, उसको विरियन के नाम से जाना जाता है। अब इसके हम टाइप्स देखते हैं, जो विषाणु के प्रकार हैं वो कितने हैं। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है पादप विषाणु, और पादप विषाणु जो होता है वो आरएनए प्रकार का, यानी कि उसमें जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो आरएनए होता है। अगर हम जंतु विषाणु की बात करें तो जंतु विषाणु मुख्य रूप से डीएनए, लेकिन कभी कभी ये आरएनए भी हो जाते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि जो वर्तमान में कोरोना वायरस है उसमें न्यूक्लिक एसिड कौन सा पाया गया है, आरएनए है या डीएनए है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तीसरे टाइप की बात करें तो बैक्टीरियोफेज होते हैं। यह केवल जीवाणुओं यानी कि बैक्टीरिया पर निर्भर होते हैं। ये जो मनुष्य के शरीर में नहीं घुस पाते हैं, और इनमें न्यूक्लिक अम्ल के रूप में डीएनए होता है। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है, जो पादप विषाणु होते हैं, जैसे हम तंबाकू के मोजेक रोग की बात करें तो उसमें जो वायरस होगा वो आरएनए प्रकार का होगा। अगर जंतु विषाणुओं की बात करें, जैसे मनुष्य के शरीर में कई सारे रोग हो जाते हैं, तो उसकी बात करें तो मुख्य रूप से डीएनए होता है, लेकिन कभी कभी अपवाद के रूप में आरएनए हो जाता है। और बैक्टीरियोफेज में क्या होता है, वो डीएनए होता है। कमेंट सेक्शन में आपको क्या बताना है कि जो कोरोना है उसका न्यूक्लिक एसिड क्या है। अगर हम एड्स की बात करें, क्योंकि एड्स जो है वो वायरस जनित एक रोग है, तो एड्स इसका फुल फॉर्म क्या है, कई बार पूछ लिया गया है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और इसका जो विषाणु है वो एचआईवी है, यानी कि एचआईवी के नाम से ये जो आपका एड्स है वो होता है। और इसकी खोज कब हुई थी, उसकी खोज हुई थी 1986 में। इस रोग के कारण, देखिए ये एड्स है कोई रोग नहीं है, ये कई रोगों का समूह है। अब ये कई रोगों का समूह कैसे बन गया, अगर मान लीजिए एड्स का वायरस एचआईवी आपके शरीर के अंदर घुस जाता है,
तो क्या होगा, आपकी जो प्रतिरक्षी प्रणाली है वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगी। अब जैसे ही आपके शरीर की प्रतिरक्षी प्रणाली ख़त्म हुई तो कई प्रकार के रोग आपको घेर लेंगे। क्यों? क्योंकि भाई आपके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं रहेगी। वही तो होती है प्रतिरक्षी प्रणाली। जब जब आपके शरीर में किसी रोग से लड़ने की क्षमता नहीं रहेगी तो आप जो है बीमार होते चले जाओगे। अगर आपको जुकाम भी होगा तो कई महीनों लग जाएंगे उसको ठीक होने में, जुकाम, बुखार, फिर कई प्रकार की बड़ी बीमारियां आ जाएंगी। तो ये कुल मिलाकर के आपको एड्स का नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि इस रोग के कारण मनुष्य के शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली नष्ट हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर के अंदर अनेक गंभीर रोगों की चपेट में आ जाता है। अगर हम मनुष्य के शरीर के वायरस से होने वाले प्रमुख रोगों की बात करें तो उनमें से आपके आते हैं खसरा, पीत ज्वर, चेचक, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, रेबीज। रेबीज क्या होता है? रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, जो कुत्ते के काटने से आपका होता है। गलसुआ, ट्रोकोमा। ट्रोकोमा क्या होता है? ट्रोकोमा आपका एसएससी में पूछा जा चुका है कि ट्रोकोमा जो रोग है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। जो ट्रोकोमा होता है वो आँख का रोग है। इसमें क्या होता है, जो गोलक हैं आँख के, जो जिसको हिंदी भाषा में दीदा बोलते हैं, यानी कि पूरा का पूरा जो गोलक है वो उसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, जिससे आँखें बड़ी महसूस होने लगती हैं और लाल भी हो जाती हैं। ठीक है, तो याद रखना आपको, जो ट्रोकोमा है वो आँख का रोग है। नेक्स्ट एड्स। एड्स के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और अगला आता है मस्तिष्क शोथ। तो ये हुआ आपका वायरस के बारे में। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।